हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पुनः हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के इस सीरीज में दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है मूल प्रवृत्ति और या फिर इसको कहते हैं सामान्य प्रवृत्ति के ऊपर। ये जो क्लास होने वाला है दोस्तों बाल विकास और शिक्षण शास्त्र का, ये हमारा जो है 31 नंबर का जो क्लास है ना। अगर आपने इससे पहले पूर्व की क्लासेस अगर नहीं देखे हैं दोस्तों, तो आप उसको जरूर जा करके देखिएगा। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और जानकारी जो है वीडियो आपके लिए मिलेगा, आपको मिलेगा देखने के लिए, ठीक है ना। और ये जो सीरीज है दोस्तों, चाहे आप सीटेट की एग्जाम दे रहे हैं, सीजी टेट की हो, शिक्षक भर्ती को, एमपी टेट की हो, ये जो है क्लास आपके लिए हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीजें इसमें आपको देखने के लिए मिलेगी। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, है ना। अगर आप जुलाई सेशन की टेट की अगर आप बात कर रहे हैं, अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो मैंने सीटेट के अकॉर्डिंग एक वीडियो डाला होगा। अगर आप उसको नहीं देखा तो उसको आप जरूर देखिएगा, ठीक है ना। तो उसी पर ये जो क्लास होने वाला है दोस्तों, जुलाई सीटेट 2025 के लिए है। बाल विकास और शिक्षण शास्त्र का जो हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा भी चल रहा है और बेहद महत्वपूर्ण होता है उसके लिए, है ना। टॉपिक का नाम रहने वाला है हमारा सामान्य मूल प्रवृत्ति, या फिर इसको सामान्य प्रवृत्ति भी कह सकते हैं। क्लास अगर की बात करें तो हमारा 31 नंबर क्लास है। इससे पुराना क्लास अगर आपने नहीं देखा तो उसको प्लेलिस्ट बना हुआ, आप जाके उसके जरूर देख सकते हैं, है ना। आगे अगर देखेंगे तो ये जो एग्जाम है आपको सीजी टेट के लिए भी महत्वपूर्ण है, सी टेट के लिए भी महत्वपूर्ण है ना। और शिक्षक भर्ती जो होने वाली है आगामी वर्षों में हमें देखने के लिए मिलेगा आने वाला समय में, तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण क्लास हो सकती है, ठीक है। क्योंकि हर एक टीचिंग एग्जाम हो या फिर टेट से रिलेटेड एग्जाम हो, तो उसमें बाल विकास एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान नंबर गेन करने के लिए होता है, जिससे हमें जो है बाल विकास को सारी चीजें अच्छे से अगर क्लियर किए रहेंगे, तभी हमारा जो नंबर अच्छे स्कोर हो पाएगा, ठीक है। तो इसी में आगे चलते हैं साथियों। अगर वीडियो पर पहली बार आए हैं तो जरूर इसको लाइक करेगा, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करेगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों तक हमारे वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम समान प्रवृत्ति भी कहते हैं, या तो इसको मतलब मूल प्रवृत्ति भी कहते हैं। इसको देखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है और आसान सा टॉपिक है ना। तो देखेंगे सामान्य प्रवृत्तियां क्या क्या होती है, तो आपको ध्यान में रखनी है। सामान्य जो प्रवृत्ति होती है, सुझाव, अनुकरण, सहानुभूति और ये खेल, ये जो होता है ये सब में सामान्य रूप में हमें देखने के लिए मिलता है। यही जो है मूल सामान्य प्रवृत्ति हमें देखने के लिए मिलती है। आगे देखेंगे खेल के बारे में, हम समझेंगे कि खेल एक ऐसा सामान्य प्रवृत्ति है जो जन्मजात होती है, जो बच्चे को जन्मजात मिलता है। खेल मतलब है ना, खेल जो प्रवृत्ति होती है हमें जन्मजात मिलता है, आपको ध्यान में रखना है ना। और खेल जो होता है दोस्तों, दो प्रकार के खेल होते हैं। पहला व्यक्तिगत खेल होता है और दूसरा होता है सामूहिक खेल, आपको ध्यान में रखना है। व्यक्तिगत खेल भी होता है और सामूहिक खेल भी होता है ना। और कार्ल ग्रुश के अनुसार अगर खेल की प्रकार को बात करेंगे तो इन्होंने 5 प्रकार का खेल बताया कि 5 तरीके से का जो है खेल होता है। तो परीक्षणात्मक जो खेल होगा, पहला देखेंगे परीक्षणात्मक खेल, तो व्यक्तिगत और सामूहिक ये इसमें दोनों प्रकार के खेल खेले जाते हैं, है ना। गतिशील खेल तो ये भी व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरीके से खेला जाता है। रचनात्मक खेल ये भी व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरीके से होता है। और लड़ाई व खेल तो सामूहिक, जैसे कि मुक्केबाजी वगैरह हो गए, ये सामूहिक में होगा, है ना। लड़ाई वाले खेल ये सामूहिक होगा। अगर जैसे कुश्ती वगैरह होगा, लड़ाई वगैरह होगा, 2 पार्टी वाला होगा, तो उसमें अकेला नहीं हो सकता, व्यक्तिगत उसको नहीं खेल सकता, उसके लिए समूह की आवश्यकता होती है, ठीक है। और बौद्धिक खेल तो जैसे शतरंज, बौद्धिक खेल के लिए शतरंज, इसमें भी सामूहिक खेल होता है, दो पर्सन इसमें खेलते हैं, है ना। और खेल प्रणाली के जो जन्मदाता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। फ्रोबेल साहब जो है खेल प्रणाली के जन्मदाता माने गए हैं, ठीक है। और खेल विधियां अगर हम देखेंगे तो खेल विधियां कौन कौन सी है, पहला है देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है ना। ये डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न जो है बनता है। और किंडरगार्टन विधि, ये भी महत्वपूर्ण विधि है, इसको समझेंगे। फ्रोबेल के अनुसार करें तो देखेंगे विद्यालय बगीचे के समान है, जिसमें शिक्षक, माली तथा बच्चे पौधे के समान होते हैं। फ्रोबेल ने क्या कहा कि विद्यालय को एक बगीचे के रूप में कहा है, समान माना है, और शिक्षक को माली कहा गया है, और जो बच्चे होते हैं उन्हें पौधे के समान माना है। 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए यह उपयोगी होती है। किंडरगार्टन का जो खेल विधि होता है, ये 8 वर्षों के 4 से लेकर के 8 वर्षों के लिए उपयोगी होती है। और इस विधि द्वारा खेल अभिनय, रचना तथा उपहार द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे, अगला है मॉन्टेसरी विधि, ये भी महत्वपूर्ण विधि है ना। इसको ध्यान में रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है ना। डायरेक्ट पेपर में किंडरगार्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, डाल्टन विधि, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ना। तो इसका जो है प्रतिपादन कौन है, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी जो है, इन्होंने मॉन्टेसरी विधि का प्रतिपादन किया है। और ये जो विधि होता है 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए ये बहुत ही उपयोगी होते हैं, जिसमें जो है भाषा की शिक्षा
और कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, है ना, ये सारी चीजें इस मारिया मोंटेसरी विधि के द्वारा दिया जाता है। इस विधि द्वारा उपकरणों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है साथियों, आगे देखेंगे तो डाल्टन विधि क्या है इसको समझेंगे। तो इसका जो प्रतिपादक है, देने वाले हैं तो हेलेन पार्कहर्स्ट है ना। तो इस विधि में बालक के ऊपर विषय वस्तु समय तथा स्थान का कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। इस विधि में क्या होता है कि कोई भी बालक के ऊपर कोई भी विशेष विषय या फिर विशेष वस्तु का या फिर कोई निश्चित समय का, कोई निश्चित स्थान का कोई भी प्रतिबंध इसमें नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये भी आसान सा टॉपिक है और इससे नंबर आपको देखने के लिए मिलता है ना। मूल प्रवृत्ति की अगर बात करेंगे, मूल प्रवृत्ति, तो मूल प्रवृत्ति का इसमें देखेंगे तो मूल प्रवृत्ति का देने वाले कौन थे, विलियम मैकडूगल ने जो है 1908 में अपनी पुस्तक सामाजिक मनोविज्ञान का एक परिचय में जो है मैकडूगल जो है मूल प्रवृत्तियों की प्रविष्टि की है। मैकडूगल के अनुसार अगर देखेंगे तो मूल प्रवृत्ति मानव व्यवहार की जो है अद्भुत चालक होता है ना। ये परिभाषा को मूल प्रवृत्ति के प्रति ध्यान में रखना है कि जो मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति के ऊपर जो क्या कहा है, तो मूल प्रवृत्तियों का मानव व्यवहार में जो है अद्भुत जो है चालक इसे माना गया है। ठीक है, आगे देखेंगे तो मूल प्रवृत्तियों की जो विशेषता है ये भी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखना है आपको। देखेंगे तो ये जो है मूल प्रवृत्ति जो होता है जन्मजात होता है ना। आगे देखेंगे नष्ट नहीं होती है, संशोधन होता रहता है, मतलब प्रवृत्ति जो होता है कभी नष्ट नहीं होता है, उसमें समय दर समय जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे उसमें जो है परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, आगे देखेंगे संवेगों के साथ जुड़ी होती है, संवेगों के साथ जुड़ी होती है। आगे देखेंगे तो प्रत्येक के 3 पक्ष होते हैं, पहला ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। ये पक्ष जो है आपको ध्यान में रखना है कि इसकी जो प्रवृत्ति के जो 3 मेन पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और फिर क्रियात्मक। ठीक है, आगे चलेंगे इसमें मूल प्रवृत्ति के ऊपर ही है ना। तो मेन हम देखते हैं मूल प्रवृत्ति कौन कौन से जो मेन मूल प्रवृत्ति है उसको देखेंगे। तो मूल प्रवृत्ति का नाम इधर दिया हुआ है ना, इधर संवेग दिया हुआ है कि संवेग क्या क्या इसमें क्या कहा जाता है। तो देखेंगे पलायन जो मूल प्रवृत्ति होती है तो इसका संवेग क्या होता है, भय, है ना। मतलब जब हमें भय लगता है तो हम कहीं भी स्थिति जैसा अगर हमें भय का एहसास होता है तो वहां से पलायन कर लेते हैं। तो मूल प्रवृत्ति का नाम है हमारा पलायन। एक तो संवेग होता है भय। ठीक है, युद्ध प्रियता, तो युद्ध प्रियता कब होगा, जब हम क्रोध में रहेंगे, आपस में लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीज जो है युद्ध प्रियता का हमें दर्शाता है। निवृत्ति क्या होता है, घृणा। निवृत्ति कब आएगी हमें, जब हमें किसी स्थान पर घृणा हो या फिर रास्ते पे जा रहा है कोई जानवर मरा हुआ है या फिर ऐसा कुछ हादसा वगैरह देख लेते हैं जिससे हमें घृणा होता है ना। आगे देखेंगे शिशु रक्षा, तो शिशु रक्षा क्या हो जाएगा, वात्सल्य की जो एक ममता, एक माँ के प्रति एक बच्चे का, छोटा बच्चे का जो देख रेख होता है ना, तो रक्षा के लिए वो वात्सल्य के प्रति संवेग दिखता है। संवेदना क्या हो जाएगा, जब संवेदना कब होगा, जब ज्यादा दुख या फिर कष्ट है तब हमें जो है संवेदना का अनुभव होता है। काम का क्या होता है, काम का कामुकता होता है ना। जिज्ञासा का आश्चर्य होता है। और आत्महीनता का क्या होगा, अधीनता का भाव देखने को मिलेगा। अगला है आत्मगौरव या प्रदर्शन का घमंड या फिर गर्व महसूस होता है। भोजन अन्वेषण का भूख होता है। सामूहिकता का क्या होगा, एकाकी भाव होता है। और रचनात्मकता का क्या आएगा, कृतिक भाव होता है। और संग्रहशीलता का क्या आएगा, अधिकार का भाव या फिर लोभ आता है। हास्य क्या क्या आता है, अमोद आता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ये जो मूल प्रवृत्ति है यहाँ से डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पूछ लेगा पलायन का क्या अर्थ होता है, संवेग इसका क्या है, तो आप बता सकते हैं भय होगा। और युद्ध प्रियता का क्या होगा, तो क्रोध होगा। निवृत्ति का क्या होगा, घृणा होगा, है ना। संवेदना का क्या होता है, दुख या कष्ट। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है ये चीजें। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे इसी में आगे बात करते हैं मानसिक क्रियाएं, है ना। मानसिक क्रिया के ऊपर बात करते हैं। मानसिक क्रियाएं क्या क्या है, तो पहला देख लेते हैं हम संवेदना। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये सारी चीजें, है ना। ये जो सीरीज है दोस्तों आपको हर एक टीचिंग एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप सीटेट दे रहे हैं, एमपीटेट दे रहे हैं, सीजीटेट दे रहे हैं या फिर जो है आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें जो बाल विकास शिक्षण शास्त्र में ये टॉपिक दिया है, तो उस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं जहां से क्वेश्चन पूछा गया है इन सभी एग्जामों में, तो मैं उन सभी पॉइंटों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप इसको जो है जरूर स्टडी करिएगा। एग्जाम में जाने से पहले बाल विकास को जब पढ़ते हैं तब इस चीज को मिस मत करिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, देखेंगे संवेदना। तो विलियम जेम्स ने कहा है संवेदना को लेकर के, तो इसको देखिएगा। संवेदना ज्ञान की पहली वस्तु है, ज्ञान की सीढ़ी है
है ना। ज्ञान की सीढ़ी क्या है हमारी, संवेदना को माना गया है। ज्ञान की सीढ़ी किसे माना गया है, संवेदना को माना गया है। किसने माना, तो विलियम जेम्स ने माना है। ज्ञान का द्वारा जो है संवेदना, ज्ञान का जो द्वार है ना, ज्ञान का जो द्वार है वो भी संवेदना है। जीवन का प्रारंभिक व सरल मानसिक अनुभव भी क्या होता है, संवेदना होता है। बालक की शिक्षा की शुरुआत क्या होती है, संवेदना। ये सारा चीज जो है आपको पॉइंट एकदम डायरेक्ट डिक्टो टू डिक्टो आपको देखने के लिए मिलेगा विलियम जेम्स ने। संवेदना ज्ञान की पहली वस्तु है। ज्ञान की सीढ़ी किसे माना है, संवेदना को माना है। ज्ञान का द्वार किसे माना है, संवेदना को माना है। जीवन का प्रारंभिक व सरल अनुभव किसे माना गया है, तो संवेदना को माना गया है। और बालक की शिक्षा की शुरुआत किसे माना गया है, तो संवेदना को माना गया है। ये सारी चीजें पॉइंट आपको ध्यान में रखना है ना। संवेदना के प्रकार देख लेते हैं। संवेदना के प्रकार कौन कौन से हैं, तो दृष्टि, ध्वनि, स्पर्श, त्वचा, स्वाद में जीभ, गंध में संवेदना। दो और है गौण प्रकार का, है ना, तो इसे गौण प्रकार का कहा जाता है। पहला शारीरिक है और दूसरा है मांसपेशियां। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगला देखेंगे प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, इसको समझिएगा। जलोटा के अनुसार क्या कहा इन्होंने कि प्रत्यक्षीकरण पूर्ण मानसिक क्रिया है और ज्ञान की दूसरी सीढ़ी है। ज्ञान की दूसरी सीढ़ी संवेदना है ना, प्लस संवेदना पूर्व अनुभव। संवेदना के साथ पूर्व अनुभव जब इंक्लूड होता है तो वही हमारा क्या होता है, प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। ठीक है साथियों, आगे चलेंगे इसी में। इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है ना। आगे देखेंगे प्रत्यक्ष क्या होता है। प्रत्यक्ष के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। प्रत्यक्ष क्या होता है, किसी देखी गई वस्तु की मानसिक प्रतिमा बनाना ही प्रत्यक्ष कहलाता है। मानसिक मतलब हम प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज को अनुभव करते हैं, देखते हैं, छूते हैं, जानते हैं, वही हमारा प्रत्यक्ष कहलाता है। ठीक है, प्रत्यक्ष की विशेषता क्या ध्यान में रखना है, यह ज्ञान प्राप्ति की तीसरी सीढ़ी है। प्रत्यक्ष जो होता है ज्ञान प्राप्त करने की तीसरी सीढ़ी होता है। संवेदना प्लस पूर्व अनुभव प्लस प्रत्यक्षीकरण, इसके बाद हमें जो देखने को मिलेगा प्रत्यय मिलेगा। ठीक है, संवेदना होगा, फिर हमें पूर्व अनुभव से हम उस ज्ञान संवेदना को इंक्लूड करते हैं, फिर प्रत्यक्षीकरण होता है, इसके बाद से हमें जो है प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान अनुभव होता है। प्रत्यक्ष का संबंध जो हमारे विचार और अनुभव से होता है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रत्यय निर्माण के चरण कौन कौन से हैं, तो इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। निरक्षीकरण, तुलना करना, प्रतीकीकरण करना, समानीकरण करना और परिभाषा निर्माण करना। ये जो क्रम आपको इसी क्रम में ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखेंगे आत्म प्रत्यय क्या होता है, तो विलियम जेम्स ने 1890 में आत्म प्रत्यय उन सब विचारों का पूर्ण योग है जिन्हें व्यक्ति अपना कहकर पुकारता है, जैसे मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। ठीक है, ये सारी चीज इसमें पूछता है। वास्तविक आत्म प्रत्यय क्या है, वह कौन है, वह क्या है। आदर्श आत्म प्रत्यय क्या करता है, वह क्या बनना चाहता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, एक इस तरीके से पूछा जाएगा। ये सारा चीज जो है हर एक लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये डायरेक्ट यहाँ से जो है क्वेश्चन बनता है ना। आगे देखेंगे तो प्रत्यय जो है, आत्म प्रत्यय के पहलू देखेंगे तो आत्म प्रत्यक्षीकरण, आत्मचिंतन, आत्मरक्षा और आत्म मूल्यांकन। ठीक है, आत्म प्रत्यय को प्रभावित करने वाले कारक ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान में रखना है। कौन कौन से कारक जो है इसको प्रभावित करते हैं, तो अभिप्रेरणा है, परिपक्वता इसको प्रभावित करेगा, शिक्षक का प्रभाव इसको प्रभावित करेगा, बुद्धि का प्रभाव प्रभावित करेगा, पाठ्य सामग्री गतिविधियां भी है, सामाजिक कौशल भी है, आकांक्षा स्तर भी है, अभिवृत्ति भी है, आत्म अनुशासन भी है और विद्यालय का प्रभाव। तो ये सारी चीजें हैं जो आत्म प्रत्यय को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा इसका। आगे देखते हैं हमारा चिंतन। हम जितना भी मूल प्रवृत्ति या सामान्य मूल प्रवृत्ति के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब जितना भी पॉइंट आप देख रहे हैं दोस्तों, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक पॉइंट से क्वेश्चन जो हर एक अलग अलग एग्जाम में इससे प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, तो आप इस चीज को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। है, चिंतन देख लेते हैं। चिंतन क्या चीज है, चिंतन क्या कहता है कि रोस्ट के अनुसार, रोस्ट ने क्या कहा चिंतन के बारे में, चिंतन जो है मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक जो है पहलू माना है। चिंतन को मानसिक क्रियात्मक क्रिया का मानसिक क्रिया का एक क्या माना है, ज्ञानात्मक पहलू माना है। ठीक है, और चिंतन के प्रकार देखेंगे तो ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्ष मूर्त चिंतन या अमूर्त या फिर प्रत्यात्मक चिंतन कहा जाता है, कल्पनात्मक या सृजनात्मक चिंतन कहा जाता है, तार्किक चिंतन, है ना। तो ये चार चिंतन है जो आपको ध्यान में रखना है। पहला देखते हैं मूर्त चिंतन क्या है, भाषा व नाम का प्रयोग नहीं होता है, बालकों में पाया जाता है। भाषा और ना भाषा व नाम का प्रयोग नहीं होता है इसमें, मूर्त चिंतन में, प्रत्यक्ष चिंतन में, तो इसमें ज्यादातर बालकों में ये देखने को मिलता है। अमूर्त या प्रत्यात्मक चिंतन क्या होता है, इस चिंतन में भाषा व नाम का प्रयोग किया जाता है ना, भाषा और नाम का भी प्रयोग होता हुआ अमूर्त चिंतन हो जाता है। कल्पनात्मक
तो कल्पनात्मक चिंतन क्या है, इसका संबंध पूर्व अनुभव पर आधारित भविष्य से होता है, कल्पना करता है तो एक भविष्य से संबंधित होता है। तार्किक चिंतन में श्रेष्ठ चिंतन है ना, तार्किक चिंतन सर्वश्रेष्ठ चिंतन है और चिंतन का सर्वश्रेष्ठ प्रकार यही है ना, तार्किक चिंतन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखेंगे चिंतन के विकास के उपाय जो है ये भी महत्वपूर्ण है। भाषा ज्ञान पर बल देता है ये चिंतन, है ना। उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य सौंपना, इस पर बल देता है। समस्या समाधान तथा वाद विवाद विधि का प्रयोग करना, विचार अभिव्यक्ति का अवसर देना, खेदपूर्ण प्रश्न कौशल का प्रयोग करना, जिज्ञासा की प्रवृत्ति को जागृत करना। ठीक है, नोट में आपको याद रखना है कि जो चिंतन में भाषा, सूत्र, डायग्राम, प्रत्यक्ष संकेत, प्रतिमा का प्रयोग बहुत ही अधिक मात्रा में किया जाता है। ठीक है साथियों, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। आगे देखेंगे तर्क। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है तर्क। तर्क के बारे में देखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है ना। जितना भी प्रवृत्ति से, मूल प्रवृत्ति से, समान प्रवृत्ति से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये जितने पॉइंट बता रहा हूँ सब चीज महत्वपूर्ण है और इससे डायरेक्ट जो है इन्हीं से प्रश्न जो है दोस्तों पूछा जाता है ना। तो गेट्स व अन्य के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि तर्क जो है फलदायक चिंतन की एक प्रक्रिया है। ठीक है, तर्क के सोपान है, देखेंगे जॉन डेवी ने अपनी पुस्तक हाउ वी थिंक में बताया है इसके बारे में, है ना। तो देखेंगे पहला समस्या का उपस्थिति होना, समस्या को जानना, समस्या समाधान के उपाय सोचना, एक उपाय का चुनाव करना और उस उपाय का प्रयोग करना, ये इसका तर्क का सोपान है ना। आगे देखेंगे तर्क के प्रकार कौन कौन से हैं, तो आगमन तर्क, निगमन तर्क, आलोचनात्मक तर्क और दृश्यवाची तर्क, ये 4 तर्क है जो आपको ध्यान में रखना है। आगमन तर्क क्या कहता है, विशिष्ट से सामान्य या फिर उदाहरण से सूत्र की ओर जाना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में रखना है ना। निगमन तर्क क्या कहता है, सूत्र से नियम से उदाहरण की ओर जाना या सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना, ये निगमन का कहता है। मतलब नी से नियम, आप इसको रिलेट करिएगा, एक चीज से नी से नियम आता है और नी से निगमन आता है, तो आप कभी भी कंफ्यूज इस चीज में नहीं होंगे। ठीक है, आलोचनात्मक तर्क क्या कहता है, गुण दोष के आधार पर ये तर्क करता है। दृश्यवादी तर्क क्या कहता है, उपमा के आधार पर जो है ये तर्क करता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। आगे देखेंगे स्मृति। ठीक है, मेमोरी, इसमें क्या है, वुडवर्थ के अनुसार अगर देखें, है ना, वुडवर्थ के अगर अनुसार देखें तो जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे चेतन मन में लाना ही स्मृति कहलाता है। जो हमने जो ज्ञान सीखा है, जो बातें सीखी है, उसे चेतन मन पे ला करके उसका उपयोग करना, यही हमारा क्या है, स्मृति कहलाता है। ठीक है, स्मृति के अंग देखेंगे तो कौन कौन सा होता है, सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण करना और पुनः उसका जो है पहचान करके प्रयोग करना। ठीक है, तो ये उसकी अंग है जो आपको ध्यान में रखना है और इसी क्रम में रखना है। स्मृति के मुख्य प्रकार कौन कौन से, तो देखिएगा ज्ञानेंद्रिय या संवेदात्मक स्मृति जो है ये सबसे कमजोर स्मृति होती है, सबसे कमजोर जो है मेमोरी होता है। और लघुकालीन स्मृति क्या होता है, विलियम जेम्स ने प्राथमिक स्मृति इसी को कहा है, लघुकालीन स्मृति को ही प्राथमिक स्मृति कहा गया है ना। दीर्घकालीन स्मृति विलियम जेम्स ने इसे गौण स्मृति कहा गया है। प्राथमिक स्मृति क्या है, लघुकालीन स्मृति, और दीर्घकालीन स्मृति क्या है, विलियम जेम्स ने इसे गौण जो है स्मृति कहा है। इस चीज को आपको जरूर विशेष रूप से ध्यान रखना है ना। स्मरण करने की विधियां कौन कौन सी होती हैं, तो देख लीजिएगा, पूर्ण विधि, आंशिक विधि, मिश्रित विधि, सक्रिय विधि, निष्क्रिय विधि, अंतर्युक्त विधि, अंतर्निहित विधि, है ना, निरीक्षण विधि, लय गान विधि, विचार साहचर्य विधि और प्रत्याहान विधि, ये सारी चीजें क्या है, स्मरण करने की विधियां हैं। ठीक है, ये सारी चीजें का आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगला है हमारा विस्मृति। ठीक है, विस्मृति क्या होता है, इसका विस्मृति मतलब उसका जस्ट उल्टा होगा, है ना। तो इसमें क्या है, उसके कारण को पहले जानना है कि कारण क्या क्या है। तो बाधा का सिद्धांत प्रतिपादक दिया था इन्होंने, है ना, वुडवर्थ व मुलर ने दिया था। दमन का सिद्धांत इसका मैंने पहले भी वीडियो में एक वीडियो में मैंने बात किया था, इसको वहां पर भी बताया है। प्रतिपादक कौन है इसका, तो सिगमंड फ्राइड है। अनाभ्यास का सिद्धांत, तो प्रतिपादक कौन है, थर्नडाइक जी और हेविंग हंस है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। और विस्मृति के प्रकार कौन कौन से देखिएगा, तो सक्रिय विस्मृति, स्वयं से जानबूझकर भूल जाना। और निष्क्रिय विस्मृति क्या होता है, समय के अभाव से हम जिसको भूल जाना, ये हमारा निष्क्रिय विस्मृति कहलाता है। ठीक है साथियों,
तो जितना भी मूल प्रवृत्ति से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं उन्हें उन सबको बताने का प्रयास किया दोस्तों। आप इस सभी को जो है अच्छे से रिवीजन करिएगा। इन पॉइंटों को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है ना। ये सारी चीजें इस टॉपिक को लेकर के जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंटें हैं, है ना, पॉइंट टू पॉइंट मैंने बता दिया है। अब इसी के हिसाब से आपको तैयारी करना है। तो आपको किसी भी एग्जाम पे जाइए जहां पर बाल विकास और शिक्षण शास्त्र पूछा जाता है, और उस शिक्षण शास्त्र में आपको मूल प्रवृत्ति से रिलेटेड एक टॉपिक जरूर देखने के लिए मिलेगा, और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं उसको बता दिया हूँ। आप इसका प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, ताकि आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।